बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 101 के 9 मॉड्यूल कवर करेंगे, मॉड्यूल नंबर 226 से लेकर मॉड्यूल नंबर 234 तक। और ये आज की दोस्तों हमारी जो वीडियो है ये CS 101 की प्लेलिस्ट की या फिर CS 101 के कोर्स की लास्ट वीडियो है। आज हमारे सारे के सारे जो CS 101 के मॉड्यूल्स हैं 234 तक वो कवर हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो वॉच करने के बाद CS 101 की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलें दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 226। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल में ये सिखाया था कि MS एक्सेस क्या होता है और इसको ओपन कैसे करते हैं। तो चलें सबसे पहले हम MS एक्सेस को ओपन करना सीख लेते हैं, जो हमने प्रैक्टिकल अभी तक नहीं था सीखा। तो दोस्तों, जिस तरह से आप MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल को ओपन करते हो दो तरीक़ों के साथ। या तो आप पहला तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे जो विंडो का सर्च बॉक्स होता है वहाँ जाकर लिखते हो वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल, तो आपके सामने जो है वो आ जाता है, आप उस पर क्लिक करते हो और इसे ओपन कर लेते हो। तो बिल्कुल इसी तरह MS एक्सेस को ओपन करने के भी दो तरीके हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, विंडो का जो सर्च बॉक्स होता है वहाँ जाकर टाइप करेंगे एक्सेस। जैसे दोस्तों आप एक्सेस लिखेंगे तो आपके सामने MS एक्सेस आ जाएगा। तो जैसे मैं आपके सामने टाइप करके दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं सर्च बॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखा मैंने एक्सेस, और ये देखें ये आ गया एक्सेस 2016। तो इसका दूसरा एक तरीका ये था इसको ओपन करने का। दूसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि आप सिंपली अपनी ये जो डेस्कटॉप विंडो है इसके ऊपर राइट क्लिक करें, या जहाँ भी आपने MS एक्सेस ओपन करना है वहाँ पे राइट क्लिक करें, देन न्यू पे जाएं। और जैसे ही आप न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने देखें ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस की फाइल है ये ओपन होकर आ गई है। अब यहाँ पे ये आपसे नाम पूछ रहा है, आप इसका नाम कुछ भी सेट कर सकते हैं। मान लो मैंने इसका नाम सेट कर दिया स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है जी। और देन उसके बाद इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह से दोस्तों मेरे सामने जो है MS एक्सेस का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है अनेबल कंटेंट का, तो आप इस पर क्लिक कर दें तो आपका जो कंटेंट है वो अनेबल हो जाएगा। क्लियर? लें जी, हमने MS एक्सेस को क्रिएट करना यानी ओपन करना सीख लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब वो कह रहे जनाब आपने क्या करना है, कहता है जनाब आपने करना यह है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स, कि आपने MS एक्सेस के अंदर स्टूडेंट को सिखाना है कि किस तरह से प्रैक्टिकली टेबल क्रिएट किए जाते हैं और किस तरह से टेबल्स को मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों कहता है टेबल्स ग्रुप। ये टेबल ग्रुप क्या है, कहता है टेबल इन एक्सेस आर यूज टू स्टोर डाटा। कहता है हम टेबल्स को जो है वो MS एक्सेस के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। कहता है जो टेबल होता है वो बेसिकली कॉलम्स और रोज़ की कलेक्शन होती है। ईच कॉलम इन टेबल इज़ रेफर टू ईच फील्ड। कहता है जो हमारे पास टेबल के अंदर जो एक कॉलम होता है उसे रेफ़र किया जाता है एक फील्ड के साथ। ईच वैल्यू इन द फील्ड, और कहता है हर फील्ड के अंदर जो आपके पास वैल्यू होती है सिग्निफाइड्स अ सिंगल टाइप ऑफ डाटा। कहता है वो किसी न किसी एक सिंगल टाइप ऑफ डाटा से जो है वो बिलोंग करती है। सिंगल टाइप ऑफ डाटा मतलब किसी भी स्पेसिफिक उस वैल्यू की एक स्पेसिफिक डाटा टाइप हो सकती है। लाइक वो इंटीजर वैल्यू हो सकती है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, वो एक कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है, कुछ भी। देन नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड आर नंबर ऑफ रोज़। कहता है जो हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं बेसिकली वो नंबर ऑफ रोज़ होती हैं इन अ टेबल के अंदर। हिंस ईच रो ऑफ अ टेबल, कहता है और टेबल के अंदर जो एक रो होती है इज रेफर्ड, सॉरी अच्छा वो ऊपर लाइन आ गई, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या लफ्ज़ है। रेफर्ड टू एज अ सिंगल रिकॉर्ड। कहता है जो हमारे टेबल के अंदर जो एक सिंगल रो होती है वो बेसिकली एक सिंगल रिकॉर्ड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब यहाँ पे क्रिएट कोर्स टेबल, कहता है बेसिकली आप जो है वो स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप MS एक्सेस के अंदर एक कोर्सेज नाम का टेबल क्रिएट करके दो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक बेसिकली टेबल बना के देता हूँ आपको स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी नाम से टेबल बनाओ, मेन चीज़ है आपको टेबल बनाना आना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से टेबल बना लेता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, क्लिक ऑन क्रिएट टैब। कहता है सबसे पहले आप क्रिएट टैब के ऊपर क्लिक करो। ये है जी क्रिएट टैब, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देन उसके बाद हमने सेकंड स्टेप क्या होता है, क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। जैसे दोस्तों आप टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने टेबल 1 के नाम से एक टेबल क्रिएट होके आ जाएगा। देन स्टेप नंबर 3 ये है कि आपका ये जो टेबल 1 के नाम से टेबल आया है आप इसके ऊपर क्या करें, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। जैसे दोस्तों आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिज़ाइन व्यू का। आप सिंपली डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप दोस्तों डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, इस तरह की विंडो आएगी और ये आपसे पूछा कि आपने अपने टेबल का नाम क्या रखना है। तो मैंने यहाँ पे अपने टेबल का नाम जो है वो सेट कर लेता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने अपने टेबल का नाम रख लिया स्टूडेंट और उसके बाद यहाँ पे ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने देखें जो आपका टेबल है वो स्टूडेंट नाम का सेव हो गया। ये देखें ऊपर उसका नाम आ गया स्टूडेंट और यहाँ पे आपके सामने उसका डिज़ाइन व्यू भी आ गया। अब ये जो पहली दोस्तों फील्ड है इसके अंदर आप अपना पहला कॉलम मतलब टेबल में जो भी आपने पहला कॉलम रखना है वो आप यहाँ पे रखोगे। मान लो मैंने पहले कॉलम का नाम रख लिया स्टूडेंट ID, ठीक है, और इसकी डाटा मैं सेट कर लेता हूँ। मान लो जैसे मैंने इसकी डाटा सेट कर ली नंबर, देन मैंने उसके बाद अगला रखा जी स्टूडेंट का नेम, तो उसके लिए मैंने लिख दिया नेम नाम का। तो ये बेसिकली दोस्तों ये जो पहला आपका कॉलम है इसमें आप फील्ड का नेम बताते हो, मतलब जो भी आपने टेबल के अंदर अपने कॉलम का नेम बताना है, नेम रखना है, वो यहाँ पे आप नेम बताओगे और देन उसके बाद आप उसकी डाटा बताते हो। डाटा मीन कि आपने उसकी डाटा क्या रखनी है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के डाटा टाइप्स हैं। तो मैंने कहा शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब आपने स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ लेनी हो, ठीक है, टेक्स्ट टाइप की। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम के बाद मैंने उसका रख लेता हूँ जैसे उसका डिग्री, जैसे प्रोग्राम, उसका डिग्री प्रोग्राम और प्रोग्राम यहाँ पे मैं रख लेता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर। और उसके बाद उसका सेमेस्टर कौन सा है, सेमेस्टर, और सेमेस्टर यहाँ पे मैं रख लेता हूँ मान लो जैसे नंबर के अंदर, और बस 4 चीज़ें काफ़ी हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। तो हमारे पास 4 दोस्तों हमने क्या बना ली हैं, फील्ड्स यानी कॉलम बना ली हैं। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपने देन क्या करना है, अपना ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल है इसके इस नेम के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका दोस्तों जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपने इसको जो है वो ओपन करना है किसके अंदर, डाटा शीट व्यू के अंदर। तो डाटा शीट व्यू के अंदर कैसे ओपन करते हैं, सिंपली आप अपने टेबल के नेम के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाटा शीट व्यू, आप डाटा शीट व्यू के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने देखें आपका जो टेबल है वो एक टेबल की फॉर्म में प्रॉपर आ चुका है। देखें पहला कॉलम स्टूडेंट ID, फिर नेम, फिर प्रोग्राम, फिर सेमेस्टर। तो यहाँ पे आप डाटा फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाटा दे देता हूँ, जैसे मान लो स्टूडेंट ID है जी 1, उसके बाद स्टूडेंट का नेम है लाइक जैसे खिजर शहाल, ठीक है, और प्रोग्राम है उसका BS IT, सेमेस्टर है उसका मान लो जी 1, ठीक है। इस तरह मैंने देन अगला स्टूडेंट दिया, मान लो स्टूडेंट ID 2, फिर उसका नेम है जी अली रज़ा, फिर उसके बाद उसका बी है जी BSCS, और उसके बाद उसका सेमेस्टर है जी लाइक 1। फिर इस तरह मैं एक और रिकॉर्ड देता हूँ, जैसे स्टूडेंट ID 3, जैसे नेम मरियम BS IT, और उसका सेमेस्टर है जी 2, ठीक है। ऐसे दोस्तों मैंने एक और रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड कम से कम देते हैं हम 4, और यहाँ पे नेम हमने सेट कर लिए, जैसे कुछ भी हम सेट कर लेते हैं फटाफट से, नेम कुछ भी सेट कर लेते हैं, जैसे हमज़ा और उसके बाद BSCS, और उसके बाद उसका जो सेमेस्टर है वो मान लें 3 कर लेते हैं, और उसके बाद लास्ट पे स्टूडेंट ID 5, नेम उसका फ़र्ज़ करें आदिल, ठीक है, और BS IT, और उसके बाद उसका सेमेस्टर हम सेट कर लेते हैं मान लो जैसे 4 सेमेस्टर, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की Ctrl+S प्रेस किया तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। अब हम अपने इस टेबल के ऊपर नेम के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मेरा टेबल जो था वो उसमें रिकॉर्ड सेव हो गया और सक्सेसफुली क्लोज हो गया। तो ये है दोस्तों टेबल क्रिएट करने का तरीका प्रैक्टिकली। तो विद तमाम स्टेप्स मैंने आपको एक स्टेप जो है ईच एंड एवरी स्टेप जो है डिफाइन भी किया और बताया भी है कैसे आपने टेबल क्रिएट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको MS Access के अंदर टेबल क्रिएट करना आ गया होगा और यही बेसिकली वो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है टेबल बना सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 227 पे हम आ गए हैं, क्रिएटिंग फॉर्म। कहता है अब आप मुझे जो है वो फॉर्म क्रिएट करके दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म होता क्या दोस्तों। कहता है फॉर्म्स ऑप्शन प्रोवाइड यू द एबिलिटी टू एंटर न्यू रिकॉर्ड एंड नेविगेट थ्रू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इजीली। कहता है बेसिकली फॉर्म एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप अपने टेबल के अंदर कोई भी न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो और अपने टेबल में पहले से मौजूद एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये होता है दोस्तों फॉर्म। अब कहता है नेक्स्ट क्या कहता है, क्रिएटिंग फॉर्म फॉर स्टूडेंट टेबल। कहता है अब क्या करो, स्टूडेंट को ये सिखाओ कि किस तरह से वो स्टूडेंट टेबल जो अभी भी हमने स्टूडेंट टेबल बनाया है, कहता है कैसे आप इस स्टूडेंट टेबल के लिए जो है वो एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। कहता है स्टूडेंट को बेसिकली ये सिखाओ। तो उसके ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये तमाम के तमाम स्टेप्स जो है मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है, कहता है सिलेक्ट स्टूडेंट टेबल, डबल क्लिक ऑन ओपन। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने स्टूडेंट टेबल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो पहला स्टेप होता है कि जिस टेबल के लिए आपने फॉर्म क्रिएट करना है आप सिंपली उस टेबल के नाम के ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके सामने टेबल जो है वो ओपन हो गया, टेबल ओपन हो गया। अब सेकंड स्टेप ये है क्लिक ऑन क्रिएट टैब। थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन
फॉर्म ऑप्शन अंडर फॉर्म्स ग्रुप। तो मैंने फॉर्म ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मेरा फॉर्म जो है वो बन के आ चुका है। अब मैं अपने इस फॉर्म का क्या नाम रखना चाहता हूँ, उसके लिए आपने क्या करना है, शॉर्टकट की है Ctrl+S सेव करने के लिए, या फिर आप अपने इस यहाँ पे ऑप्शन के, चलिए मैं शॉर्टकट की Ctrl+S दबाता हूँ। मैंने Ctrl+S किया, ये एक ऑप्शन था दोस्तों। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने इस फॉर्म के नाम के ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। सेव के ऊपर क्लिक करो तो ये आपसे नाम पूछ रहा है, आपने अपनी फॉर्म का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम सेट कर देता हूँ स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे ओके किया तो दोस्तों मेरा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली बन किया चुका है। और ये देखो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे फॉर्म बना हुआ आ गया, कहता है स्टूडेंट फॉर्म के नाम से आपका एक फॉर्म है। ठीक है जी। अब दोस्तों ये जो मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर ये देखो आपको जो पहला बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड था टेबल के अंदर देखो वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप इसमें जितने चाहो नए नए रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको करके एक रिकॉर्ड ऐड करके भी दिखा भी देता हूँ। तो ये देखो रिकॉर्ड डिस्प्ले तो आपको हो रहा है। देखो जो पहला मेरा रिकॉर्ड था खिजर शाह के नाम से, वो डिस्प्ले हो गया। अब इसमें रिकॉर्ड ऐड कैसे करते हैं, इस फॉर्म की हेल्प से हम स्टूडेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड कैसे भेजेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पे नीचे ना आपको डिफरेंट ये आइकन मिल रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रिकॉर्ड, आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें बिल्कुल फॉर्म एम्प्टी हो गया। यहाँ पे अब मैं स्टूडेंट आईडी दूंगा, लाइक स्टूडेंट आईडी 6। ओके ये फॉर्म का दोस्तों थोड़ी डिज़ाइन व्यू है। हमने जाना है इसके कौन से व्यू में बोला, शीट व्यू में। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन व्यू पे नहीं फॉर्म व्यू पे हम क्लिक करते हैं। ये देखें यस ये फॉर्म व्यू पे आते हैं। हम खड़े थे बेसिकली किस व्यू के ऊपर, हम खड़े थे डिज़ाइन। दोस्तों जब आपको फॉर्म में डाटा फिल ना हो रहा हो तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने फॉर्म के नाम के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपने आ जाना है फॉर्म व्यू के अंदर। ठीक है, जैसे आप फॉर्म व्यू पे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना डाटा दे सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दे दी, क्या बोला 6, स्टूडेंट का नेम लाइक मैंने दे दिया हीरा, और उसके बाद प्रोग्राम उनका BSIT और उनका सेमेस्टर आईडी मान लो जैसे 3। ठीक है, इतना दोस्तों करने के बाद आपने Ctrl+S किया तो आपका जो फॉर्म है ये सक्सेसफुली सेव हो गया। अभी इस फॉर्म को कर दें आप यहाँ से क्लोज, तो फॉर्म सक्सेसफुली बन चुका है। अब मैं आपको स्टूडेंट टेबल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट जो मेरा स्टूडेंट नाम का टेबल है उसके ऊपर डबल क्लिक किया और देखो यहाँ पे जो हमने अभी रिकॉर्ड ऐड किया था हीरा के नाम से, वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है जी, तो फॉर्म बनाना आपको आ गया। लेकिन जी फॉर्म बनाना हमने सीख लिया है, नेक्स्ट चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 228 क्रिएटिंग रिपोर्ट्स। अब ये रिपोर्ट क्या होती है पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट सक्सेसफुली क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो कहता है रिपोर्ट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड समराइज्ड फॉर्म ऑफ योर डाटा। कहता है बेसिकली रिपोर्ट जो है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड और एक समराइज्ड फॉर्म होती है आपके डाटा की। सो यू कैन प्रिंट और व्यू इट ऑन स्क्रीन। कहता है बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड को, अपने डाटा को प्रिंट या फिर व्यू करने के लिए किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। देन कहता है रिपोर्ट्स आर ऑफ्टन यूज़, कहता है बेसिकली ये यूज़ की जाती हैं व्हेन यू वांट टू एनालाइज योर डाटा और प्रेजेंट इट टू अदर्स। कहता है बेसिकली रिपोर्ट यूज़ हम करते हैं अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए या फिर अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे के सामने। अब यहाँ पे क्रिएटिंग रिपोर्ट फॉर स्टूडेंट टेबल कहता है अब आप अपना जो स्टूडेंट टेबल है उसके लिए कैसे रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो उसका तरीकाकार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इन स्टेप्स को खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इन स्टेप्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकल आ जाएगा फिर आपको इन स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं और देखते हैं किस तरह से रिपोर्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट ऐप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना रिपोर्ट वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपने ये रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन से इसने क्या किया, आपका जो स्टूडेंट नाम का टेबल था उसके लिए देखें उसने पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर दिया। देखें कितना ब्यूटीफुल वे से उसने आपको डेट बता दिया, आज की डेट क्या है, टाइम बता दिया, उसके बाद आपको आपके रिपोर्ट का जो नाम था स्टूडेंट वो बता दिया, उसके बाद उसका सारा रिकॉर्ड दिखा डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे नीचे लास्ट पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखा रहा है, कहता है 6 टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है आपके पास। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। ये मुझसे नाम पूछ रहा है कि आपने अपनी रिपोर्ट का नाम क्या रखना है, तो मैंने यहाँ पे कहा मुझे अपनी रिपोर्ट का नाम रखना है स्टूडेंट रिपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ओके किया तो स्टूडेंट रिपोर्ट सक्सेसफुली बन के आ चुकी है। यहाँ पे देखें आपको लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट रिपोर्ट नाम से रिपोर्ट नज़र आ रही होगी। अब आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है जी, रिपोर्ट बनाना सीख ली। चलते हैं जी नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या जी। मॉड्यूल नंबर 229 MS Access क्यूरी विज़ार्ड। दोस्तों अब ये क्यूरी विज़ार्ड क्या होती है, कहता है क्यूरीज आर टू रिट्रीव और फेच स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम योर डाटाबेस। कहता है जब आपने अपनी डाटाबेस में से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड या कोई स्पेसिफिक डाटा जो है फेच करना हो, रिट्रीव करना हो, तो कहता है उसके लिए हम क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं। देन कहता
कहता है क्यूरी टाइप्स, कहता है बेसिकली हमारे पास क्यूरी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ क्यूरीज यूज टू मैनिपुलेट द डाटाबेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। कहता है हमारे पास बेसिकली डाटाबेस के अंदर अपने डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने डाटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए क्यूरीज की 4 बेसिक टाइप्स होती हैं। दीज आर ब्रीफली डिस्क्राइब इन द टेबल 1 अलॉन्ग विद जेनेरिक सिंटैक्स। कहता है जिसको मैंने अपने ये जो टेबल 1 है इसके अंदर बहुत ही डिटेल सा जो है डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 4 कहता है हमारे पास बेसिक कितनी क्यूरीज होती हैं? 4। पहली कौन सी है? सिलेक्ट क्यूरी होती है, जो दोस्तों हम यूज़ करते हैं किसके लिए? अपने डाटाबेस के अंदर मौजूद किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को फैच करने के लिए, यानी हासिल करने के लिए, उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम सेलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। और इसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है? इसको लिखने का तरीकाकार होता है सेलेक्ट, आगे देन हम अपनी वो फील्ड्स बताते हैं, जिन फील्ड्स यानी जिन कॉलम्स को हमने डिस्प्ले करना हो उन कॉलम्स के नाम बताते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद अपने टेबल का नाम बताते हैं। ठीक है जी। देन इस तरह दूसरी जो हमारे पास बेसिक क्यूरी की टाइप है वो है जी इंसर्ट क्यूरी। दोस्तों ये इंसर्ट क्यूरी किस लिए यूज़ होती है? यूज़ टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, कि जब दोस्तों हमने किसी टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड ऐड करना हो तो उसके लिए हम इंसर्ट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। अब इंसर्ट क्यूरी का सिंटैक्स ये होता है इंसर्ट इनटू, आगे अपने टेबल का नाम बताते हैं, और देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर अपने उस टेबल के जितने भी फील्ड्स हैं, यानी जितने भी कॉलम हैं उन कॉलम के नाम बताते हैं, और उसके बाद देन वैल्यूज़ कीवर्ड लिखते हैं, और वैल्यूज़ कीवर्ड के बाद जो है हम राउंड ब्रैकेट के अंदर वो तमाम के तमाम सीक्वेंस से वैल्यूज़ बताते हैं जिस सीक्वेंस हमने अपने कॉलम बताए होते हैं, और देन लास्ट में सेमी कॉलम। देन तीसरी दोस्तों जो हमारे पास बेसिक क्यूरी होती है वो होती है अपडेट क्यूरी। दोस्तों ये अपडेट क्यूरी हम तभी यूज़ करते हैं जब आपने अपने टेबल में मौजूद किसी स्पेसिफिक जो रिकॉर्ड है उसको अगर अपडेट करना हो। लाइक आपके पास एक स्टूडेंट है जिसकी एज जो है वो 24 है, और आपने उसकी एज को अपडेट करके 26 करना है, तो उसके लिए दोस्तों हम अपडेट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या होता है? अपडेट, आगे टेबल का नाम बताते हैं, उसके बाद सेट कीवर्ड होता है, और देन उसके बाद हमने अपने उस दोस्तों फील्ड का नाम बताना है, और उस फील्ड की आईडी बतानी है, वैल्यू बतानी है जिस फील्ड की वैल्यू हमने अपडेट करनी है, और देन उसके बाद देन इस तरह कॉमा लगा के देन अगली फील्ड, इस तरह आपने फील्ड बताते जाओ। देन चौथी दोस्तों हमारे पास जो बेसिक क्यूरी होती है वो होती है जी डिलीट क्यूरी। दोस्तों ये डिलीट क्यूरी तब यूज़ की जाती है जब आपने अपने टेबल में मौजूद जो रिकॉर्ड है जब उससे डाटाबेस में से क्या करना हो? रिमूव करना हो, तो उसके लिए हम ये डिलीट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। इसको लगाने का तरीकाकार ये होता है कि हम लिखते हैं डिलीट कीवर्ड, आगे फ्रॉम, देन आप अपने टेबल का नाम, जिस टेबल में से हमने रिकॉर्ड डिलीट करना है, आगे वेयर लगाते हैं, और वेयर के बाद हमारी एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन की बेस पर हम अपना रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करते हैं। अब वो कहता है क्यूरी स्टूडेंट टेबल यूजिंग विजार्ड। कहता अब क्या करो, बच्चों को ये सिखाओ कि किस तरह से आप क्यूरी, एक स्टूडेंट जो टेबल आपने बनाया है उस स्टूडेंट टेबल के लिए किस तरह से आप जो है विजार्ड को यूज़ करते हुए क्यूरी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप क्या है जी? क्लिक क्रिएट टैब फ्रॉम द क्यूरी ग्रुप, सेलेक्ट क्यूरी विजार्ड। तो कहता है सबसे पहले आप क्या करो? सबसे पहले आप क्रिएट टैब पे क्लिक करो, और देन उसके बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन, एक ग्रुप मिलेगा क्यूरीज, यानी एक सेक्शन मिलेगा क्यूरीज के नाम से, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्यूरी विजार्ड के नाम से। आप कहता है क्यूरीज विजार्ड के ऊपर क्लिक करो, इतना कर लिया। उसके बाद कहता है नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के क्यूरीज के नाम मिलेंगे। आपने जो पहला ऑप्शन है सिंपल क्यूरी विजार्ड उस पर क्लिक करो, और देन उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे दोस्तों आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे यहाँ पे सबसे पहले आपके टेबल का नाम पूछेगा कि आपने किस टेबल के लिए क्यूरी लगानी है। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक ही टेबल है, तो यहाँ मैंने उसी टेबल का नाम वो बता रहा है स्टूडेंट टेबल। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक से ज़्यादा टेबल होते तो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप उस टेबल को सिलेक्ट करते जिस टेबल के ऊपर आपने क्यूरी लगानी है, और उसके बाद यहाँ पे उस टेबल की सारी आपको एट्रीब्यूट दिखाई जा रहे हैं। तो आपने चूँकि ये सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे ये जो आपके पास ग्रेटर देन के 2 सिंबल दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर क्लिक करो तो ये देखो सारे एट्रीब्यूट्स ने यहाँ पे फेच कर दिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, और उसके बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे दोस्तों आपकी क्यूरी का नाम पूछ रहा है, आपने अपनी क्यूरी का नाम क्या रखना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्यूरी का नाम रख लिया सेलेक्ट क्यूरी, सेलेक्ट QUERY क्यूरी, सेलेक्ट क्यूरी रख लिया, और उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दिया। दोस्तों बाय डिफॉल्ट देखो सेलेक्ट क्यूरी बन गई, और उसके बाद यहाँ पे देखो आपकी वो सेलेक्ट क्यूरी का जो रिकॉर्ड था वो देखो उसने सारा डिस्प्ले कर दिया, देख रहे हो। तो बेसिकली सेलेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेलेक्ट क्यूरी होती है वो बेसिकली आपके टेबल का रिकॉर्ड फैच करके आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है। और ये देखो वही उसने किया कि हमने अभी भी जो सेलेक्ट क्यूरी बनाई है उसने क्या किया है, हमारे टेबल से सारा रिकॉर्ड फैच किया और फैच करके उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है। तो ये था दोस्तों क्यूरी को क्रिएट करना विद विजार्ड। ठीक है, कि विजार्ड के थ्रू हम क्यूरी कैसे क्रिएट करते हैं। चलें जी नेक्स्ट, ये भी आपने सीख लिया, नेक्स्ट चलते हैं जी। चलें ये सारे स्टेप आपको सिखा दिए मैंने। नेक्स्ट दोस्तों वो क्या कह रहे हैं जी, कहता है जी ना बाबा आप क्या करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये बात लिखी हुई है एसक्यूएल के बारे में, कहता है एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। कहता है बेसिकली जो एसक्यूएल होता है वो स्टैंड फॉर होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज सिंटैक्स फॉर क्यूरिंग। कहता है बेसिकली ये एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला सिंटैक्स है क्यूरी के लिए। और रिलेशनल डेटाबेस
यानी रिलेशन डेटाबेस के अंदर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड्स एसक्यूएल व्यू का, तब इसके लिए हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो हमें प्रोवाइड करता है एसक्यूएल व्यू फीचर टू व्यू द एसक्यूएल, जो हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो एसक्यूएल सिंटैक्स लिख सकते हो ऑफ द क्यूरी जनरेटेड। अगर आपने कोई क्यूरी जनरेट करनी है तो आप उसके लिए जो है एम एस एक्सेस के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो है वो एसक्यूएल क्यूरी भी लिख सकते हो। टू व्यू द एसक्यूएल सिंटैक्स कहता है अगर आपने एसक्यूएल सिंटैक्स देखना हो ऑफ योर क्यूरी, कहता है फिर आप क्या करो, आप अपनी क्यूरी के ऊपर राइट क्लिक करो ऑन क्यूरी टैब एंड सेलेक्ट एसक्यूएल व्यू एज शोन इन द फिगर। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये जो बात कह रहा है ये कैसे करते हैं। मान लो दोस्तों आपने ये जो अभी क्यूरी बनाई है, ये देखो जो आपने अभी सेलेक्ट क्यूरी लिखी है, अगर आपने अपनी इस सेलेक्ट क्यूरी की एसक्यूएल कमांड देखनी हो, एसक्यूएल सिंटैक्स देखना हो, तो उसके लिए आप क्या कैसे कर सकते हो, आप सिंपली अपनी इस क्यूरी के नाम के ऊपर राइट क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल व्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो और ये देखो आपकी क्यूरी की जो एसक्यूएल की सिंटैक्स था वो आपको सारा यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो गया है। तो ये बेसिकली वो बात कर रहा था। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता क्यूरी डिज़ाइन व्यू, कहता अब आप क्या करो, अब आप जो बच्चों को ये भी सिखाओगे क्यूरी डिज़ाइन व्यू क्या होता है। दोस्तों क्यूरी डिज़ाइन व्यू वो होता है जिसके अंदर हम जो है वो आपको जो है वो प्रैक्टिकली जो है क्यूरी लिखना सिखाते हैं, क्यूरी जो है वो रन करना सिखाते हैं। तो चलें वो भी आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो चलें कहता है एक्सरसाइज क्यूरी स्टूडेंट टेबल, कहता है अब बच्चों को ये सिखाओ कि किस तरह से आप जो है वो क्यूरी डिज़ाइन व्यू के थ्रू कैसे क्यूरी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये उसके स्टेप लिखे हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें जनाब, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पहले वाली क्यूरी को बंद कर दें। अब आपने दोस्तों यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें और उसके बाद क्यूरी वाले ऑप्शन के अंदर आप क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करें। दोस्तों जो क्यूरी विजार्ड था उसके अंदर आपको क्यूरी जो है वो खुद से लिखनी नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद बाई डिफ़ॉल्ट क्यूरी लिख लेता है, हर चीज़ वो खुद ही कर लेता है। लेकिन अब हमने डिज़ाइन के थ्रू जो है वो खुद क्यूरी क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का पॉपअप बॉक्स आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपने टेबल वाले सेक्शन के अंदर वो टेबल सेलेक्ट करना है जिस टेबल के ऊपर आपने क्यूरी जो है वो डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट टेबल पर डिज़ाइन करनी है, तो मैंने स्टूडेंट टेबल के ऊपर क्लिक किया और देन उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे दोस्तों मैंने ऐड पे क्लिक किया तो ये उसके बाद आपने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक ये छोटा सा बॉक्स आ गया जिसमें देखो आपके टेबल का नाम स्टूडेंट और उसके जितने भी एट्रीब्यूट थे, स्टूडेंट आईडी, नेम, प्रोग्राम एंड सेमेस्टर, सारा कुछ आ गया। अब दोस्तों आपने वन बाय वन क्या करना है, वन बाय वन आपने ये करना है कि ये जो नीचे आपके सामने कुछ डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपके ये पास ये जो फील्ड वाला ऑप्शन है, इसमें ये देखो एक ड्रॉप डाउन है। तो ये पहले कॉलम के अंदर यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और अपना जो पहला कॉलम है स्टूडेंट आईडी उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे दोस्तों आप स्टूडेंट आईडी पे क्लिक करोगे तो आपकी स्टूडेंट आईडी जो है उसने फैच कर दिया। उसके बाद देन अगले कॉलम में आओ, अगले वाले कॉलम में मतलब कॉलम में आओ और अगले वाले कॉलम में आगे फिर अगेन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और दूसरा कॉलम सेलेक्ट करो जिसका नाम है नेम। तो यानी आपने क्या करना है, अपने टेबल में जितने भी कॉलम है दोस्तों उनको वन बाय वन सेलेक्ट करना है, फैच करना है तरतीब के साथ। तो नेम के बाद यहाँ पे क्या प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैंने ये तीसरे कॉलम में आया और यहाँ पे आगे मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। देन इस तरह मैं चौथे कॉलम में आया और यहाँ पर आगे मैंने प्रोग्राम के बाद सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया। चलिए सेलेक्ट कर दिया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर अगर कोई कंडीशन लगानी है, फुलफिल करनी है तो वो आप लगा सकते हो। दोस्तों अगर आप इतना करके छोड़ दोगे ना तो ये क्या करेगा, ये आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड है, जितना भी रिकॉर्ड है सारे के सारे उठा के ले आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक कंडीशन के साथ इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो कंडीशन मेरी ये है कि ये सिर्फ उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाए जिन स्टूडेंट का जो सेमेस्टर है वो 5th है। क्या है, 5th है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें कौन सा कॉलम है जिसके अंदर सेमेस्टर वाला जो फील्ड है वो दिखाई दे रही है। तो ये देखें पहला वाला कॉलम है जिसमें है जी स्टूडेंट आईडी, दूसरे में जी नेम, तीसरे में प्रोग्राम, चौथे में सेमेस्टर। तो दोस्तों ये वाला वो कॉलम है जिसमें आपको सेमेस्टर वाली फील्ड है। तो बेसिकली आपने जिस कॉलम पे कंडीशन लगानी हो ना उस कॉलम के अंदर आते हैं और उस कॉलम के अंदर ये जो क्राइटेरिया वाला रो है ना, ये क्राइटेरिया, ये देखो ये क्राइटेरिया वाली रो है, इस रो के बिल्कुल नीचे आ गया। यहाँ पे आपने वो वैल्यू बताओ जो वैल्यू आपकी कंडीशन के अंदर आ रही है। तो बेसिकली मैंने क्या कहा था कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है जिनका सेमेस्टर क्या है, क्या जी 5 है। तो यहाँ मैं दोस्तों क्राइटेरिया वाली रो के अंदर सेमेस्टर वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे आके क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। 5 लिखने के बाद जब आप कंडीशन लगा लोगे, लगाने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक रन का बटन मिलेगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये देखो दोस्तों आपको वो कह रहा है कि मेरे पास अभी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसकी जो है वो जिसका सेमेस्टर जो है वो 5 हो। हम क्या करते हैं, हम अगेन इस क्यूरी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसके डिज़ाइन व्यू पे दोबारा वापस जाते हैं। डिज़ाइन व्यू पे आने के बाद यहाँ पे 5 की जगह मैं दोस्तों लिख देता हूँ 1। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब मुझे वो स्टूडेंट दिखाओ जिनका जो सेमेस्टर है वो 1 है।
ठीक है जी। अब अगेन मैं यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखो उसने मुझे दोस्तों वो स्टूडेंट सारे दिखा दिए जिनका सेमेस्टर देखो 1 था। ये देखो यहाँ पे अब सिर्फ वही स्टूडेंट आए हैं, खिज़र शाह और अली रज़ा, जिनका सेमेस्टर कौन सा जी 1 है। अब इस क्यूरी को सेव कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पे क्यूरी के ऊपर के नाम के ऊपर राइट क्लिक करो, सेव के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे क्यूरी का नेम मैंने क्या रखना है, सेलेक्ट क्यूरी, सेलेक्ट QUERY क्यूरी विद कंडीशन, ठीक है, विद कंडीशन ओके किया और चैलेंज। तो ये देखिए मेरे एक और क्यूरी बन के आ गई है, सिलेक्ट क्यूरी विद कंडीशन। लें जी, ये था दोस्तों क्यूरी क्रिएट करना विद डिज़ाइन, कि डिज़ाइन के साथ कैसे क्यूरी क्रिएट करते हैं। चलें, ये भी सारा मैंने आपको सिखा दिया स्टेप बाय स्टेप। ये देखें ये वही सारी बातें हो रही हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है जी हमारे पास मॉड्यूल नंबर 230, जिसके अंदर वेब पेजेस डेवलपमेंट की बात की जा रही है। कहता है बेसिकली वेब पेजेस क्या होती हैं, तो ये सारा आपने खुद रीड करना है। यहाँ पे जो है ना सारी बातें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं दोस्तों, ये आपके पेपर के हवाले से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो आपने इसको रीड करना है, मस्ट रीड, क्योंकि मैंने दोस्तों अगर रीड करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, मस्ट रीडिंग। तो अब जितने भी दोस्तों ये लास्ट वाले जितने भी आपके मॉड्यूल है ना 5, 230 से लेकर आगे नेक्स्ट आपके 231, 32, 33 एंड 34, इसमें आपने सिर्फ रीडिंग मस्ट करनी है, क्योंकि इसमें सारा आप रीडिंग मटेरियल है। प्रैक्टिकल सिर्फ इसमें है, ये 230 वाले मॉड्यूल में प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको इसका करवाऊंगा। अभी मैं जो है 230 के अंदर आपको छोटी सी एक वेब पेज बनाना सिखाने लगा हूँ, लेकिन बाकी जो जितनी भी चीज़ें मैंने दोस्तों हाईलाइट की हुई हैं इन तमाम मॉड्यूल के अंदर, लास्ट वाले 5 मॉड्यूल के अंदर, ये आपने अच्छे से जो है वो खुद से रीड कर लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों वो बेसिकली आपको ये सिखा रहा है, ये बाकी जो आपको वेब पेज बनाने का यहाँ पे मेन कंसेप्ट नहीं, बस आपको छोटा सा जस्ट जनरल कंसेप्ट आपको मैं देने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली, तो वो आपको भी समझ आ जाएगी। लेकिन ये जितने भी रीडिंग है ना, ये सिर्फ आपने रीडिंग कंसेप्ट तक इसको पढ़ना है, क्योंकि ये दोस्तों वेब पेज डिज़ाइन आपको आगे जाके एडवांस सब्जेक्ट लगेंगे CS 202 के नाम से, जिसके अंदर आपको वेब पेजेस प्रॉपर एडवांस लेवल पे बनाने सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ जस्ट इसका कंसेप्ट लेना है कि वेब पेजेस बनाए कैसे जाते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले दोस्तों आपने जो है वेब पेज बनाने के लिए यूज़ करना है नोटपैड सॉफ्टवेयर का। तो इसको मैं अभी साइड पर कर देता हूँ। अब चले जी दोस्तों, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाओ कि एक सिंपल सा वेब पेज किस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों जो चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली, आपने इनको अच्छे से सीखना है ताकि आपको पेपर के अंदर अगर सर कुछ पूछें प्रैक्टिकली तो आप वहाँ पे लिख सकें। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, नोटपैड की फाइल ओपन कर लें। नोटपैड की फाइल दोस्तों अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर कैसे ओपन करते हैं, सिंपली आप राइट क्लिक करें अपनी विंडो के ऊपर, यहाँ पे न्यू पे आएँ और न्यू पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से ऑप्शन, आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो देखिए फाइल आ गई। आप इस फाइल का नाम दोस्तों कुछ भी रख सकते हैं, लाइक इसका नाम मैंने रख लिया जैसे लाइक टेस्ट, या मैंने रख दिया माई FIRST फर्स्ट वेब। ठीक है, मान लो मैंने इसका नाम ये रख दिया। नाम दोस्तों सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करो तो ये नोटपैड की फाइल ओपन हो गई है। अब दोस्तों आपने इस नोटपैड की फाइल को जो है वो क्या करना है, सबसे पहले इसको सेव एज करना है, क्योंकि सेव एज दोस्तों इसलिए करना है क्योंकि अभी ये जो नोटपैड की फाइल हमने बनाई है ना, इसकी अभी एक्सटेंशन जो है वो .txt है। लेकिन दोस्तों हमने जो जब भी अपनी वेब पेज बनाना हो तो हम अपनी नोटपैड की इस फाइल को .txt में सेव नहीं करते, बल्कि इसको .html या फिर .htm में सेव करते हैं। यहाँ पे सर ने बताया भी होगा यकीनन, ये देखें सर बता रहे हैं। सर कह रहे हैं हम जब भी अपनी HTML की फाइल बनाते हैं तो हम उसको या तो .html के साथ सेव करते हैं या .htm से सेव करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ हम अपनी वेब पेज की फाइल को कैसे सेव करते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, इसको सेव एज करने के लिए आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, आप सेव एज के ऊपर क्लिक करें। ये आपसे पूछा हाँ जी अपनी फाइल किस नाम से सेव करनी, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे अपनी फाइल का नाम रख दिया जैसे CS 101 वेब। ठीक है, ये नाम दोस्तों रखने के बाद आपने क्या करना है, आगे दोस्तों आपने लिखना है डॉट, जो भी आपने नाम रखा ना, नाम रखा है वो नाम सेट करने के बाद आगे .html, ये ज़रूर लिखना है। जैसे यहाँ पे सामने बताया था कि आपने अपनी फाइल के नाम के आगे .html ज़रूर लिखना है। तो मैंने आगे दोस्तों लिखा .html और उसके बाद यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट कर लें, आप यहाँ से नीचे से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दें। चलें जी दोस्तों, आपकी फाइल जो है वो अगेन सेव हो गई है। ठीक है जी, अगेन सेव हो गई है, देखो ये अगेन सेव हो गई है, ये देखो CS 101 वेब के नाम से। ये जो अब पहले वाली फाइल है इसको चाहे आप डिलीट कर दो। तो अब दोस्तों आपने ये जो .html की एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव की है, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद इसमें दोस्तों आप छोटा सा एक मिनी सा कोड लिखो। ये कोड सिर्फ आपने समझना है, रटा नहीं लगाना है इसको। ठीक है जी, चलें दोस्तों, जब भी आपने HTML के अंदर कोड करते हो तो सबसे पहले आप लिखते हो यहाँ पे ना HTML के अंदर दोस्तों, जब भी आपने अपनी वेब पेज बनाना हो तो इसमें जितनी भी चीज़ें आप परफॉर्म करते हो तो उन तमाम चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक टैग होता है। क्या होता है, एक स्पेसिफिक
टैग होता है, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टैग होता है। तो दोस्तों जो भी टैग होगा उस टैग का एक ओपनिंग भी होगा और एक क्लोजिंग भी होगा। एक क्या होगा, एक ओपनिंग होगा उसका और एक उसका क्लोजिंग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा। हाँ मतलब जो भी टैग आप लगाओगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह के दोस्तों टैग होते हैं। जैसे हमारे पास H1 टैग होता है, हमारे पास P टैग होता है, हमारे पास जो है वो टेबल टैग होता है, ठीक है, हमारे पास जो है दोस्तों HTML टैग होता है, हमारे पास बॉडी टैग होता है, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरह के ये टैग हैं, डिफरेंट तरह के क्या हैं, ये टैग्स हैं। अब दोस्तों हर जो टैग है उसका एक ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग। तो दोस्तों ओपनिंग टैग कैसे लगाते हैं, जो आपने टैग लगाना है, लाइक आपने H1 टैग लगाना है तो आप कैसे लिखोगे उसको, ओपनिंग टैग कैसे बनाओगे उसका, लेस देन और ग्रेटर देन लिखोगे और उसके अंदर आप अपने टैग का नाम, जो भी आपका टैग का नाम है H1, अगर मान लो आपने P टैग लगाना है तो आप लिखोगे यहाँ पे H1 की जगह पे P, मतलब जो भी आपका टैग है ना वो टैग का नाम आप यहाँ पे लिखते हो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर। तो जब दोस्तों आप HTML के अंदर इस तरह लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के अंदर अपने टैग का कोई जो भी आपके टैग का नाम है वो टैग का नाम लिख दो, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग। इसको क्या कहते हैं, ओपनिंग टैग। अब क्लोजिंग टैग कैसे बनाते हैं, क्लोजिंग टैग भी दोस्तों सेम वैसे बनाते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा जो आपका ओपनिंग टैग होता है ना उसी का क्लोजिंग टैग बनाते हैं। लाइक अभी आपने यहाँ पे ओपनिंग टैग किसका बनाया, P का, तो यहाँ पे आप क्लोजिंग टैग भी आप P का ही बनाओगे। ये नहीं आपने ओपनिंग टैग P का बनाया लेकिन क्लोजिंग टैग आपने H1 का बना दिया, ऐसे नहीं आपने करना, ठीक है। जिसका ओपनिंग टैग बनाते हैं ना उसी का क्लोजिंग टैग भी बनाते हैं। तो क्लोजिंग टैग कैसे बनाते हैं, सेम वैसे जैसे ओपनिंग टैग बनाया था, लेस देन और ग्रेटर देन लगाया। अब इस लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर दोस्तों आपने इस तरह पहले लगानी है / और उसके बाद आपने अगेन टैग का नाम, जो भी आपका टैग का नाम था P, तो P लगा दिया, ठीक है जी। तो दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। ये तो दोस्तों ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है जी। अब दोस्तों चलिए आपको समझ तो आ गई है, चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी आपने अपनी वेब पेज बनाना हो तो सबसे पहले हम लगाते हैं HTML टैग। ये बात याद रखना, सबसे पहले कौन सा टैग लगाते हैं, HTML का टैग लगाते हैं, तो ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। और ये बात याद रखना, ओपनिंग टैग पहले होता है, क्लोजिंग टैग बाद में होता है, ठीक है जी। तो पहले मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया HTML का ओपनिंग टैग। अब मैं ये सारा मैं आप समझाने के लिए मैंने किया था, ये सारा रिमूव करता हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। तो स्टार्टिंग के ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML का ओपनिंग टैग लगाएंगे और उसके बाद उसका इस तरह क्लोजिंग टैग लगाएंगे, ठीक है, लगा लिया। अब दोस्तों आपने जितना भी कोड करना है वो सारा आपने इस HTML के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन करना है। अब सेकंड स्टेप दोस्तों ये है, HTML के इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आपने जो है वो कौन सा टैग लगाना होता है, बॉडी टैग लगाना होता है। कौन सा टैग लगाना होता है, बॉडी टैग लगाना होता है। तो आपने यहाँ लिख दिया बॉडी, BODY बॉडी, और उसके बाद ये बॉडी का आपने ओपनिंग कर दिया। अब इसका क्लोजिंग भी करेंगे हम, तो इस तरह आपने इसका BODY बॉडी का क्लोजिंग लगा दिया। अब दोस्तों आपने नेक्स्ट जितना भी कोड करना है वो इस बॉडी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन करना है यहाँ पे, ठीक है जी, समझ गई बात की। चलें जी, तो ये बॉडी का मेरा ओपनिंग टैग लग गया और ये इसका क्लोजिंग टैग लग गया। अब इस बॉडी के ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन आप अपना टैग लगाओगे, जो भी टैग आपने लगाना है। मान लो मैंने H1 टैग लगाना है, मैंने H1 टैग दोस्तों यूज़ होता है हेडिंग लिखने के लिए। ऐसे P टैग यूज़ होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। तो यहाँ मान लो मैंने हेडिंग देनी है, तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा H1 टैग। तो पहले मैंने H1 का ओपनिंग टैग लगाया और उसके बाद मैंने इसका H1 का क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब आपने जो भी हेडिंग लिखनी है वो आप इस ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन लिखोगे। तो मान लो मैंने लिख दिया जैसे KST लर्निंग, ठीक है, तो ये होगी मेरी हेडिंग। क्या होगी मेरी हेडिंग, समझने की बात की। चलें जी, अब दोस्तों इस हेडिंग के नीचे मैंने क्या करना है, इस हेडिंग के नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं P टैग का। तो यहाँ मैंने P टैग का ओपनिंग लगाया और देन उसके बाद P टैग का क्लोजिंग लगा दिया। अब इस P टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बिटवीन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना पैराग्राफ लिखूंगा। तो यहाँ मैंने दिया मान लो जैसे KST लर्निंग यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो ये मेरा हो गया पैराग्राफ, ठीक है जी। तो ये दोस्तों एक सिंपल सी हमने छोटी सी एक वेब एप्लीकेशन बना ली है। अब इसको रन करते हैं, इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि ये क्या हमारी वेब एप्लीकेशन बन गई है या नहीं बनी, ठीक है जी। चलें इसको मैं करता हूँ बंद। यहाँ पे दोस्तों बंद करने के बाद अब इसको रन कैसे करना है, उसके लिए दोस्तों ये जो आपकी फाइल है नोटपैड की, आप इसके ऊपर इस तरह राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद का। आप ओपन विद पे जाओ और यहाँ पे आपने जिस ब्राउज़र पे इसको रन करना है, गूगल क्रोम पे, इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, जिस पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस गूगल क्रोम पे रन करें। तो मैं गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ और ये देखें दोस्तों, बूम, ये देख रहे हो जो मैंने अभी भी देखो वेब एप्लीकेशन बनाई थी वो देखो गूगल क्रोम के ऊपर रन हो गई है। और देखो मेरी हेडिंग देखो आ गई है KST लर्निंग के नाम से, और देखो उसके नीचे पैराग्राफ KST लर्निंग यूट्यूब चैनल, ठीक है दोस्तों इस तरह से हम जो है वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये था दोस्तों सारा के सारा प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी वेब एप्लीकेशन बनाने की। तो यही सारी बातें सारी जो है यहाँ पे बताई हुई हैं।
बाकी आप खुद जो है एक दफ़ा पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों मॉड्यूल नंबर 31, 231, 232, 233 और 234, इन 4 मॉड्यूल में सर ने बेसिकली आपको ड्रीम वीवर के बारे में बताया। दोस्तों ये ड्रीम वीवर क्या है? ड्रीम वीवर बेसिकली एक दोस्तों टूल है जिसके अंदर हम अपना कोड करते हैं वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी हो तो आप उसके लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम ड्रीम वीवर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ किया नोटपैड को। किसको यूज़ किया? नोटपैड को। तो क्या हम नोटपैड को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? हम ड्रीम वीवर का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? दोस्तों नोटपैड के अंदर कोड लिखना बहुत मुश्किल है क्योंकि नोटपैड एक बहुत ही सिंपल दोस्तों टूल है। यहाँ पे कोई भी आपको एडवांस चीज़ें फीचर मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें कोड जो है मैनुअली खुद लिखना पड़ता है सारा। लेकिन दोस्तों जो ड्रीम वीवर है ये बहुत ही एडवांस और बहुत ही लेटेस्ट जो है वो टूल है जिसके अंदर आपको बहुत चीज़ें जो है ऐसी मिलेंगी जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पे होंगी। मतलब बहुत सा कोड ये खुद ब खुद लिख देता है ऑटो सिस्टम के साथ। लेकिन नोटपैड में ऐसा नहीं होता। तो आप ये समझ सकते हो कि नोटपैड बेसिकली हम जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने आपको किया था। अदरवाइज दोस्तों हम जब बहुत ही लार्ज फार्म के अंदर या बहुत बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम इस नोटपैड सॉफ्टवेयर का या टूल का यूज़ नहीं करते। हम जो है किसी और टूल, एक एडवांस टूल का यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम ईजीली जो है सारे के सारे जो कोडिंग है वो कर सकें। दोस्तों यहाँ पे सर ने जो है वो जिस टूल का आपको कहा है वो है जी ड्रीम वीवर, लेकिन लाजमी नहीं कि ड्रीम वीवर पे आप काम करें। दोस्तों वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास और बहुत से टूल होते हैं, जैसे सबलाइम होता है, जैसे ब्रैकेट्स होता है, जैसे विजुअल स्टूडियो होता है, विजुअल स्टूडियो कोड होता है, ब्रैकेट्स होता है, ठीक है, और ड्रीम वीवर होता है, ठीक है, बहुत सी हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैं सबलाइम यूज़ करता हूँ, सबलाइम मेरा फेवरेट है सबलाइम। सो लेकिन यहाँ पे सर ने चूँकि ड्रीम वीवर की बात की है सो इसलिए मैंने आपको मेन जो कहानी थी वो बता दी है। अब बाकी आप सारा जो है इन 4 मॉड्यूल में सिर्फ सर जो है हम ड्रीम वीवर की बात कर रहे हैं। तो आपने जस्ट ये देखो मैं आपके सामने लिखा भी है जस्ट रीडिंग फॉर MCQs। तो आपने दोस्तों इन मॉड्यूल को जो है जस्ट ओनली रीड करना है अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये देखें जस्ट इसमें रीडिंग है और अब इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। इस मॉड्यूल में तो कुछ भी नहीं है, इस मॉड्यूल में देखें जस्ट पिक्चर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है दोस्तों, उसमें सर कह रहे हैं बेसिकली लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये भी जस्ट आपकी रीडिंग के लिए आपने इसको रीड कर लेना है। तो ये सारी ड्रीम वीवर की बात कर रही है। लास्ट वाले में सर ने जस्ट ये लास्ट वाले 4 मॉड्यूल 231, 232, 233 एंड 234 के अंदर सिर्फ ड्रीम वीवर की बात की है, उसके इंट्रोडक्शन की दिया है आपको सारा। तो आपने उसको एक दफ़ा खुद फटाफट से 5 मिनट में पढ़ लेना है और इसमें कुछ भी जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल वाली कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी ये जो कंप्लीट CS101 की प्लेलिस्ट थी आपको इसकी अच्छे समझ आई होगी। आपको बहुत ही जो है खुशी हो रही होगी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इफ़ेक्टिव वे के साथ और विद प्रैक्टिकल हर चीज़ को समझा है, सीखा है। तो अगर दोस्तों आपको हमारी ये हार्ड वर्किंग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्लेलिस्ट खुद भी वॉच करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें कि जनाब वो KST की बनाई हुई इस हार्ड वर्किंग वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।